बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरें ज़्यादा हैं, वक्त कम है, इसलिए बिला तमहीद के हम चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि बहुत अरसे से 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उनको जेल में रखा हुआ है, मुक़य्यद है। 70+ उनकी उम्र है, 70 साल से ज़्यादा। कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत ही जानदार खातून हैं, ऑनेस्ट हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी खिदमत में गुजर गई। और जैसे उन्होंने कोविड में खिदमत की, उनको सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो ताकतवर और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकत के नशे में बदमस्त है, वो उनके साथ क्या सलूक कर रही है, ये हमारे सामने है। और 1 साल से ज़्यादा उनको जेल में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती रखा हुआ है। इसी तरीके से आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, बहुत ज़्यादा, और दीगर हमारे मर्द रहनुमा जो हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन ख़वातीन के साथ तो इंसान थोड़ी बहुत शर्म और हया कर लेता है, लेकिन जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है वो इसमें इस सिलसिला में किसी किस्म की कोई नहीं कर रही, ना शर्म ना हया। उन्होंने ख़त लिखा है और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं चीफ जस्टिस हैं, वो भी बिल्कुल सोए हुए हैं। उन्होंने ख़त लिखा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पीटीआई की बहुत सी खवातीन कारकुनान अब भी बगैर किसी मुकदमे और जमानत के बुनियादी हक के जेल में बंद हैं, और अगर पीटीआई के कारकुन को किसी मुकदमे में जमानत मिल जाती है तो उन्हें दूसरे झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा दर्ज होता है। जनाबे चीफ जस्टिस, ये इंसाफ नहीं है, बल्कि हमें 1 साल से ज्यादा अरसे से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सवाल किया कि 1 साल से ज्यादा अरसे से केसेस क्यों नहीं आगे बढ़े, और पुलिस मुख्तलिफ मुकदमात में अपने जेर हिरासत अफराद को चार्ज क्यों नहीं कर सकी, और मुकदमात की पेशरफ को रोकने के लिए जजों के तबादले कौन कर रहा है। और क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि तबादले हो रहे हैं जजिस के, और जैसे केस करीब लगता है उसको तबादला कर दिया जाता है, या जो जज रिलीफ देने लगता है, मेरिट पे फैसले करना लगता है, जमानतें मंजूर करने लगता है, उस जज को तब्दील कर दिया जाता है, सजा के तौर पे उनको दूर भेज दिया जाता है। इसलिए वो कह रही हैं कि ये कौन है, जब मुकदमात की पेशरफ्त होती है तो उसे रोकने के लिए जजों के तबादले कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है। हुकूमत पुलिस पर केस रिकॉर्ड लाने के लिए दबाव क्यों नहीं डाल रही, यहाँ तक कि सरकारी इस्तगासा भी समातों से क्यों महरूम है और इल्तवा का मुतालबा कर रहे हैं। यानी केस जो है वो मुलतवी करने के मुतालबात किए जाते हैं और केस मुलतवी कर दिया जाता है सरकारी वकील और पुलिस के कहने पर। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इन कोताहियों के लिए उनकी पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएगी। हमें उम्मीद है कि हुकूमत पीटीआई पर पुलिस और अदालतों को जेलों से कंट्रोल करने का इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। और उन्होंने चीफ जस्टिस पर यह भी कहा, जोर दिया कि वो नोटिस लें और 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाएं और पीटीआई के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएं। यास्मीन राशिद ने मुबैना तौर पर फरवरी में भी इस तरह के जज्बात का इजहार किया था, जब उन्होंने जजों को याद दिलाया था कि मुतअद्दिद पाकिस्तानी खवातीन सियासी इंतकाम के एक हिस्से के तौर पर इस्लाहों के पीछे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई भी नहीं की जा रही। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी कहा था, माओं, बहनों और बेटियों को बगैर किसी जुर्म के सबूत के बल्कि सियासी इंतकाम के एक हिस्से के तौर पर कैद किया जाता है, और जजों पर जोर दिया कि वो इंसाफ की फराहमी के अपने फर्ज का एहतराम करें। और लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद खो चुके हैं, सबसे उम्मीद खो चुके हैं, लिहाजा अब बेहतर है कि हमारी दादरसी की जाए। तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। और दूसरी जानिब आलिया हमजा साहिबा ने भी खत लिखा है जेल से, और उन्होंने भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब ये हो क्या रहा है, ना मीडिया आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, बदतरीन किस्म की फस्तायत मुसल्लत की गई है, और हमें लंबे लंबे रिमांड दिया जाता है जजिस की तरफ से, और पुलिस उसको रिमांड लेती है और हमें लंबे लंबे रिमांड देकर हमें जेलों में डाला हुआ है और हमें रिहा नहीं किया जा रहा। और उन्होंने बहुत सारी मिसालें दीगर भी दी, तो आलिया हमजा भी, और इससे पहले सनम जावेद भी लिख चुकी हैं। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और वो इस बारे में अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। शायद उनको अभी भी अंदाजा है कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए और हुकूमत जो है
उनको एक्सटेंशन उनको दे दे या उनके टेन्योर को फिक्स कर दे 3 साल के लिए, तो इस तरीके से उनकी मुद्दत जो है वो उनका ओहदा बरकरार रहेगा, इसीलिए शायद वो मजबूर हैं। तो बहरहाल दूसरी जानिब जी बड़े बड़े स्कैम आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉपर्टी लीक्स, दुबई लीक्स आया है, और दुबई लीक्स में जो प्रॉपर्टीज जाहिर हुई हैं वो तमाम बड़े बड़े लोगों की, उसमें सियासतदान भी हैं और सारे सारे हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अपोजिशन जमात का कोई भी उसमें शामिल नहीं है सिवाय शेर अफजल मरवत के, और बाकी सब प्रॉपर्टी जो निकली हैं, बरामद हुई हैं, वो सब की सब हैं हुकूमत में बैठे और जर्नैल हैं उसमें। कहते हैं कि जायदादें खरीदना, बाहर खरीदना कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि ये पैसा बाहर अगर तो गया है, लीगल मनी है और ऑफिशियल चैनल से गया है, थ्रू प्रॉपर चैनल गया है, तो फिर तो यकीनन कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये पैसा यहाँ से लूट कर ले जाया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो फिर यकीनन ये एक जुर्म है और इसकी बाजपुर्स होनी चाहिए। क्योंकि एक सादा सी बात है कि अब ये पिछले 2 सालों का ये हिसाब किताब है, और पिछले 2 सालों में 3,300 अरब, यानी कि 3,300 अरब रुपया ये जा चुका है बाहर, सिर्फ दुबई में गया है, और ये बनता है 12 अरब डॉलर। 12 अरब डॉलर पाकिस्तान से गया, और ये इनको रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 3,300 अरब, सवा तीन हजार अरब। और अगर आप इनको खरबों में लें तो ये 3.25 खरब रुपया बनता है, जो कि यहाँ से गया, और सिर्फ दुबई की बात कर रहे हैं। और अगर हम इनको कन्वर्ट कर लें, इनको तकसीम कर लें 24 महीनों में, तो ये 137 अरब रुपया हर महीने पाकिस्तान से गया है। 137 अरब रुपया हर महीने पाकिस्तान से दुबई गया है, और यह 2 सालों में गया, और वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी गई। अब 137 अरब रुपया अगर तो कमा के लेकर गए हैं, टैक्स देकर गए हैं, और अगर ये इलीगल मनी नहीं है, अनफेयर मीन से कमाई हुई नाजायज दौलत नहीं है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एफबीआर और एफआईए वाले कहते हैं कि इसमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो होती है, ज्यादातर प्रॉपर्टी इसमें होती है जनाब इलीगल मनी होती है, या तो टैक्स चोरी होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसके अलावा और कोई रकम इस तरीके से और नहीं जाती, क्योंकि अगर किसी के पास लीगल मनी है तो वो पाकिस्तान में फिर क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, और अगर पाकिस्तान पे एतबार है तो फिर पाकिस्तान पे क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारी तो सरमायाकारी एक सहूलतकारी कौंसिल, सरमायाकारी के लिए सहूलतकारी कौंसिल बनी हुई है, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, और शायद इसीलिए फैसल वाडा ने इन प्रॉपर्टीज की तफसीलात आने से पहले ही शोर गोगा कर दिया था कि जनाब ये तो एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि उनका अपना नाम भी है। अभी तो और बहुत से नाम छुपाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया है मीडिया पे भी कि जनाब नाम नहीं आपने करने। टीवी पे भी फुसफुसी सी खबर चली और ख़त्म हो गई, क्योंकि ये नाम तो हैं 23,000 लोग हैं टोटल जिनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। तो 23,000 लोगों के नाम में से तो कुछ भी नाम अभी तक नहीं आया, अभी तो सिर्फ 12-14 नाम देखे तो जान छुड़वा ली गई है। तो ये भी एक है। दूसरी जानिब अच्छा हैं सारे हुक्मरान जमात के, हुक्मरान खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, नए हुक्मरान, पुराने हुक्मरान, और इस वक्त जो सर्विंग है सारे के सारे वही हैं, और उसमें से कोई भी नहीं है। और इनको लुक आफ्टर कौन कर रहा है, दोबारा इक़्तिदार में इनको कौन लेके आया है, रजीम चेंज किसने करवाई है, इलेक्शन चोरी किसने किया, इलेक्शन पे डाका किसने डाला, मैंडेट चोरी किसने किया और किसने करवाया, फॉर्म 47 किसने तकसीम किया और किस में तकसीम किया गया। और ये सारे के सारे वही एक ही नस्ल है जो कि आपस में खेल रही है और पाकिस्तान को लूट रही है। तो दूसरी जानिब मैं आपको एक सुनवाता हूँ जी। अलकादर ट्रस्ट कल था, अलकादर ट्रस्ट की प्रोसीडिंग आपको मैं सुनवा देता हूँ, वो आप सुन के काफ़ी हैरान भी होंगे और देखेंगे कि जनाब एक तरफ क्या कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट में से केस में से एक करप्शन निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि 1 रुपया भी करप्शन उसमें नहीं हुई। सूरत हाल ये है कि करप्शन के खिलाफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के मुताबिक करप्शन की प्रॉपर्टी इफेक्टिव रियासत को जाएगी, अमजद परवेज साहब ने कहा, और उस पर जजेस ने मुख्तलिफ सवालात उठाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे NCA ने भेजे या मलक रियाज ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि मलक रियाज और उनकी फैमिली ने आउट ऑफ कोर्ट NCA के साथ मुआहिदा किया। आपके पास इस मुआहिदे का भी कोई सबूत या दस्तावेजात हैं? आप वो बात कर रहे हैं जिसका आपके पास सबूत नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से
یہ کس سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں وہ سرکاری وکیل سے کہہ رہے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ رقم NCA نے بھیجی یا ملک ریاض نے، اور ملک ریاض کی NCA کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، آپ کے پاس اس کا کوئی دستاویزی ثبوت ہے یا ساری زبانی باتیں ہیں؟ آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ فریزنگ یا ڈی فریزنگ کا کوئی آرڈر آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا ان میں سے کوئی دستاویز آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ سرکاری وکیل کے پاس، سرکار کے پاس، نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کے پاس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بھی کوئی شواہد ہیں؟ آپ صرف وہ بات کریں جس کا آپ کے پاس ریکارڈ ہو۔ آپ نے دستاویزات میں اس سوال کا جواب دیا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا۔ تو امجد پرویز جو سرکاری وکیل تھے نیب کے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ پیسہ ریاست کا پیسہ ہے، اور سپریم کورٹ کو رائے دے چکی ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ اکاؤنٹ پہ غلط طور پر بھیجی گئی۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں غلط طور پہ بھیجی گئی تو کس نے بھیجی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھی۔ نمبر 3، اس رقم سے گورنمنٹ کو 17 ارب روپیہ کا فائدہ ہو چکا ہے اس رقم سے جو کہ رکھی گئی تھی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے پاس چلی گئی۔ تو اس میں کرپشن کہاں سے آ گئی جو ایک بنیادی چیز ہے؟ تو ابھی تک یہ کرپشن کا 1 روپیہ بھی ثابت نہیں کر سکے عمران خان صاحب پہ، ان کو زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے نوٹ سے پہلے منتقل ہونے والی رقم سے متعلق کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے جو نوٹ رکھا گیا اس سے پہلے جو رقم منتقل ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ہو جانے کے بعد یہ رقم منتقل کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ میں تو نہیں لکھا کہ رقم کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اس عدالت کے تو توجہ دلانے پر میں نے کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ کو دوبارہ پڑھا ہے، اور یہ ڈیڈ بہت بڑا فراڈ تھی، اب نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا۔ تو عمران خان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے پوچھا، اور انہوں نے کہا جی عمران خان کا تعلق بتائیں کہ اس سے کیا بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ انہوں نے پوچھا کہ زمین منتقل کرنے والے کون لوگ ہیں، اور پرائیویٹ لوگوں سے زمین خرید کر زلفی بخاری کے نام کر دی گئی، جبکہ ایسٹ ریکوری یونٹ NCA سے خط و کتابت کر رہا تھا، اس دوران زمین منتقل کی۔ امجد پرویز صاحب ہم ان تاریخوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جی، اور یہ سوالات تھے۔ یہ عمران خان صاحب کی القاضی ٹرسٹ میں ضمانت کا کیس تھا، اور اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے محفوظ، اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ نیب یہ چاہتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہ آئے، اور حکومت بھی چاہتی ہے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اس درخواست ضمانت کا فیصلہ کچھ دن کے لیے محفوظ رہے، اور تاکہ ادھر سے مین کیس جو چل رہا ہے اس میں ان کو عمران خان صاحب کو سزا سنوا دی جائے، تاکہ دیگر مقدمات جو ہیں سائفر میں، عدت کے کیس میں، اس میں ضمانتیں ہونے والی ہیں اور وہ کیس ختم ہونے والے ہیں، اور وہ کیس ختم ہو جائیں گے تو ایک اور کیس بنا دیا جائے تاکہ ان کو اندر رکھا جائے، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ ایک طرف جو جینون لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، ان کو تو جیلوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، اور جو کرپشن کرتے آ رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، ان کو آپ چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر اقتدار کے وانوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو جناب آپ خود غور کریں اپنی اداؤں پہ کہ آپ کس حد تک ملک سے سنسیئر ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔